Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss some chemical aspects of light and photosynthesis. जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हमारे लाइट, CO2, वाटर, राइट, ये एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो जो लाइट है पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लाइट जो है उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं और जो कंसेप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। किसी भी लाइट को जब आप देखते हो तो उसमें पहली चीज़ तो ये कि जो लाइट है वो ड्यूअल रोल में है, राइट। ड्यूअल रोल का मतलब है कि यहाँ पे वो पार्टिकल्स रूप में भी बिहेव करती है, राइट। लाइट जो है इसको हम पार्टिकल फॉर्म में भी स्टडी करते हैं और इसको हम वेव फॉर्म में भी स्टडी करते हैं। तो इसी को हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब हम इसको वेव फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो जब भी आप देखोगे कि लाइट का जो वेव वाला जो पार्ट जब भी हम पढ़ते हैं वेव्स के रूप में लाइट को, तो वहाँ पे अक्सर इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूँगा। इस तरीके से जो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मान लो कोई डायग्राम है। अक्सर हम लाइट के वेव फॉर्म में इस तरीके का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके की जो मूवमेंट होती है वो हम वेव फॉर्म में पढ़ते हैं, तरंग फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो कभी भी आप जब इस तरीके से एक वेव डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे जो दो कोई भी मैक्सिमम पॉइंट ले लो, जैसे ये मैक्सिमम एक हो गया, ये दूसरा मैक्सिमम, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला मैक्सिमम पॉइंट ले लो। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। पहली चीज़ तो ये कि कोई भी वेव डायग्राम आप देखते हो तो उसमें दो मैक्सिमा या दो मिनिमा, जैसे यहाँ पे हमने मैक्सिमा लिया, अगर आप मैक्सिमा लेके दो मिनिमा नीचे वाले दो कंटिन्यूस दो पॉइंट ले लो तो यहाँ भी इनके बीच के डिस्टेंस को आप वेवलेंथ ही कहोगे। तो कहने का मतलब है कि दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना मैक्सिमा आया, कितना मिनिमा आया, मतलब जैसे यहाँ पे 3 मैक्सिमा आए, राइट, और यहाँ पे 3 मिनिमा आए। इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 3 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो किसी भी वेव डायग्राम्स को आप देखते हो तो इस तरीके से वहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट देख सकते हो और इस तरीके से वेवलेंथ को भी आप देख सकते हो। तो वेवलेंथ क्या होता है? दो मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो, और फ्रीक्वेंसी होता है पर्टिकुलर किसी टाइम में कितनी बार मैक्सिमा पॉइंट आया या कितनी बार मिनिमा, वो पीक जो है नीचे की तरफ गई, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी, अगर मैं एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का संबंध देखूं तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कोई वेव आगे बढ़ती है, कोई तरंग आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है और फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जब कोई तरंग बढ़ती है तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करती है। एनर्जी का जब लॉस करेगी तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के उल्टा चलती है और एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे ये वेव आगे की तरफ बढ़ती है इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और यहाँ पे इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाती है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। तो एनर्जी के साथ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का जो संबंध है और किस तरीके से वेव डायग्राम को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि वो वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, कम है, फ्रिक्वेंसी क्या है। तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे हमने डिस्कशन रखा। ये एक बेसिक चीज़ थी जो हमें लाइट में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है कई बार बच्चे जो है यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा पर्टिकुलर किसी टॉपिक में थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। अगर हम वेव
डायग्राम्स को, जैसे लाइट स्पेक्ट्रम को देखें, जो हमारा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशंस होता है उनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई किया गया है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रेज में होती है, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी में भी यूवीसी जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद बी एंड देन ए, उसके बाद लाइट, विजिबल लाइट आती है, उसके बाद फिर इंफ्रारेड में भी जो नियर इंफ्रारेड है, नियर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विजिबल लाइट के नियर है, मिड एंड फार, विजिबल लाइट से ये दूर है, उसके बाद रेडियो वेव्स। तो कहने का मतलब है कि आप गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ जब आते हो तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है। वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज। और वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है? कम होती है, एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि ये हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो गामा रेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। ऐसा ही होता है, गामा रेज बहुत हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। उसके बाद एक्स रे, फिर यूवी में भी CBA, मतलब यूवी में अगर हम सीक्वेंस देखें एनर्जी का तो यूवी लाइट में अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है, तो यूवी जो C होती है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर B में होती है और फिर सबसे कम A में होती है। तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है, लैम्बडा जो है इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, और अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो जो E है, एनर्जी है, वो क्या होगी? डिक्रीज। इसका मतलब UVC जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, UVA में सबसे कम एनर्जी पाई जाती है। उसके बाद आते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है 390 से 700 नैनोमीटर जो है इसका एक रेंज होता है। और विजिबल लाइट में भी यहाँ पर जो हम सीक्वेंस देखते हैं वो होता है विबग्योर, GYOR, इस तरीके, राइट। तो वेवलेंथ जो है इस तरीके से इस तरफ। इसका मतलब विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ पाई जाती है वो रेड, देखिए V4 वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पाई जाती है रेड की, और सब इसीलिए सबसे कम एनर्जी रेड में पाई जाती है। सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट में पाई जाती है विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल लाइट में, इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी विजिबल लाइट में वायलेट में पाई जाती है। तो इसीलिए जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, उसमें रेड को खतरे का निशान बनाया गया है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब ये हमें दूर से दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विबग्योर जो है हमने देखा। रेड के पास जो इंफ्रारेड है वो नियर इंफ्रारेड कहलाता है, और वायलेट के पास जो है वो यूवी रीजन है, राइट। और यूवी में भी कौन सा है? ए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं प्रीवियस उसमें भी आपको बताया था कि जैसे जैसे वेवलेंथ की, जैसे जो वेव फॉर्म होता है, वेव डायग्राम्स होता है, उसमें अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो दो मैक्सिमम पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ऊपर की तरफ देखिए, इधर की तरफ इसको मैं अगर राइट कह रहा हूँ, इसको मैं अगर लेफ्ट कह रहा हूँ, तो राइट टू लेफ्ट आने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो मैक्सिमम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा कम है, इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ इस एरिया में दो मैक्सिमम पॉइंट के बीच में वेवलेंथ देखूँ तो यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसीलिए ये मैं कह भी रहा हूँ कि वेव फॉर्म में दो मैक्सिमा या दो मिनिमा पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। और वेवलेंथ की जो है इस डायग्राम को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इधर की तरफ आने पे वेवलेंथ तो इंक्रीज हुआ है इस डायग्राम में, और एनर्जी डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से वेव डायग्राम को देख के भी आप ये बता सकते हो कि पर्टिकुलर जो है एनर्जी और वेवलेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली किस वेव डायग्राम में ज़्यादा है, किस में कम है।
तो ये तो एक जनरल वो बातें थी लाइट को लेके। अब हम थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की तरफ शिफ्ट होते हैं। देखिए, जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, राइट। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, जो कि डिफरेंट एल्गी में पाए जाते हैं। उसके बाद कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोबिलेंस, राइट, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं। इनका काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके करते क्या है, राइट। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर किसी भी पिगमेंट पे, जैसे मान लो क्लोरोफिल है, इस पे अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर चुका है। अपना इलेक्ट्रॉन खोने के बाद अब उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। लेकिन अगर किसी पिगमेंट मॉलिक्यूल पर, चूंकि यहाँ पे मैं क्लोरोफिल ले रहा हूँ, तो अगर उस पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज नहीं है, इसका मतलब है वो एक्साइटेड स्टेज में है, एक्साइटेड फॉर्म में है। एक्साइटेड फॉर्म कहते हैं कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो हाई एनर्जी स्टेज में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इन एब्रीविएशंस को आपको याद रखना है। एमटीआर मतलब मुझे तो रटो। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है उसमें अगर प्लस आ जाए तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। और अगर वहाँ पे स्टार आ रहा है तो वो एक्साइटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, हम थोड़ा सा अब आते हैं कंसेप्चुअल पार्ट में, और यहाँ आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि अक्सर जो है बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती नहीं है, क्योंकि किताब में बहुत अच्छे से ये चीज़ें होती नहीं है। और कंपटीशन में मैंने कई बार देखा है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं CSIR नेट में। इनफैक्ट MSc में जो है कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। IIT JAM में, राइट, गेट में, बहुत अच्छे एग्जाम्स में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है ये। तो जैसे ही किसी पिगमेंट पे, वो पिगमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे ही लाइट जो है फोटोन के रूप में पड़ती है, तो पिगमेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टार लगाया है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब वो एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। तो इसका मतलब स्टार लगा हुआ है किसी पिगमेंट पे, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्साइटेड फॉर्म हो गई। अब ये जो एक्साइटेड फॉर्म है, इस एक्साइटेड फॉर्म के 3 भविष्य हो सकते हैं, राइट। कोई भी पिगमेंट जिसने लाइट एब्जॉर्ब की, वो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेज नहीं थी, यहाँ पे कौन सी स्टेज है, ये ग्राउंड स्टेट है, राइट। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जैसे उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद अब मैंने पिगमेंट पे स्टार लगा दिया और वो एक्साइटेड फॉर्म में जा चुका है, मतलब वो हाई एनर्जी स्टेट में जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पे 3 घटनाएं हो सकती हैं। पहली घटना ये होगी कि वहाँ पे फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस हो सकता है, राइट। यहाँ पे फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है फ्लोरोसेंस में। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस को भी हम देखेंगे कि ये क्या है। अगर फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इंडक्टिव रेजोनेंस होगा, और अगर इंडक्टिव रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो सकती है। इसमें मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो ये है इंडक्टिव रेजोनेंस। अब ये क्या है, एक एक करके इनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब भी कोई पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो एक्साइटेड फॉर्म में जाता है। एक्साइटेड फॉर्म में जाने के बाद उसके 3 भविष्य हैं। पहला फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस शो करेगा, दूसरा इंडक्टिव रेजोनेंस शो करेगा जो कि मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, मैक्सिमम केसेज में यही होता है क्लोरोफिल सिस्टम में, और तीसरा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे जब भी वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, आपको हमेशा याद रखना है फोटोकेमिकल रिएक्शन के इनिशिएशन में हमेशा एक ही क्लोरोफिल भाग लेता है और वो है क्लोरोफिल ए। इसीलिए क्लोरोफिल ए को मैंडेटरी क्लोरोफिल कहते हैं, मतलब एसेंशियल क्लोरोफिल कहते हैं। कोई भी फोटोसिंथेटिक सिस्टम हो उसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा यूकैरियोटिक सिस्टम में।
अब आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, क्या है, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, लेकिन अब हम एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे कि फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस क्या है, फिर इंडक्टिव रेजोनेंस क्या है, और फिर देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएशन, जो कि आगे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या है। देखिए, फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस, उसको समझने से पहले आपको इस डायग्राम को समझना होगा। बड़ा ही सिंपल सा एक डायग्राम है, थोड़ी सी यहाँ पे केमिस्ट्री की बातें हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक फोटोसिंथेसिस को आप रटते ही रहोगे इन टर्म्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की केमिस्ट्री को समझे बिना आप फोटोसिंथेसिस को सिर्फ रट सकते हो या उसकी मैकेनिज्म को याद कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर कभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो बना दिया तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। देखिए, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, पहले एक जनरल वे में समझिए कि कोई भी, हम यूजुअली केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जिसको मैं यहाँ पे इस तरीके से इस कलर से शो कर रहा हूँ, राउंड राउंड। इस मॉलिक्यूल पे पर्टिकुलर एनर्जी पड़ी, फोटोन पड़ा, और ये ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेज में आ गया। एक्साइटेड स्टेज में ये जो है, जब भी कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेज में होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हाई एनर्जी स्टेज में चला जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने पे एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी जो है उसका स्टेबिलिटी से उल्टा संबंध है केमिकल मॉलिक्यूल में। ये हमेशा याद रखना कि जो एनर्जी है, अगर उसका स्टेबिलिटी के साथ संबंध देखा जाए तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब की, वो हाई एनर्जी स्टेज में चला गया। हाई एनर्जी स्टेज में अब वो स्टेबल नहीं है, पहले वो ग्राउंड स्टेज में स्टेबल था, लेकिन एक्साइटेड स्टेज में वो स्टेबल नहीं है, तो वो वापस स्टेबल स्टेज में आने की कोशिश करेगा। तो जब वो वापस आता है तो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को रिलीज करता है, और ये रिलीज एनर्जी ही उसको लाइट के रूप में दिखती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझिए। देखिए, यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। इसको भी समझेंगे। देखिए, सिंगलेट स्टेट कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए दोनों ही एक्साइटेड स्टेज हैं, सिंगलेट भी और ट्रिपलेट भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बस अंतर इतना है, मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड पे लेके चलूँगा आपको, कि सिंगलेट स्टेज में क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब क्योंकि फोटोन जो ग्राउंड स्टेज में एब्जॉर्ब है, तो इस फोटोन को तो इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब करेंगे ना, इसका मतलब हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो सिंगलेट स्टेज में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, और अपोजिट स्पिन होने के कारण यहाँ पर नेट स्पिन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि एक दूसरे को दोनों काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और नेट स्पिन को कहते हैं S। अब यहाँ पे एक टर्म्स आती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंगलेट स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, सिंगलेट स्टेज में S की वैल्यू कितनी है, 0। नेट स्पिन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों जो है अपोजिट स्पिन वाले हैं, तो इसीलिए वहाँ पे नेट स्पिन कितना हो गया है, 0। और इस S की वैल्यू जब आप इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूला में डालोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2S + 1, लेकिन सिंगलेट स्टेज में S की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो फाइनली स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सिंगलेट स्टेज के लिए कितनी आ गई, 1। बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिंपल सी एक वैल्यू है। कई बार वो सीधा पूछ लेता है कि सिंगलेट स्टेज में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू इन सिंगलेट स्टेज इज ऑलवेज 1। अब देखिए, ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आए हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, उनका जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण नेट स्पिन जो है यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होता, और यहाँ पे नेट स्पिन बोले तो S की वैल्यू जो है वो 1 मानी जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को
बैलेंस नहीं कर रहे हैं, दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मानी जाती है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूला में जब आप S की वैल्यू रखोगे तो इस तरीके से वो वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी की यहाँ पे कितनी आएगी, 3। तो इसीलिए इसको ट्रिपलेट स्टेज कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो सिंगलेट स्टेज के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इसको सिंगलेट स्टेज कहते हैं। ट्रिपलेट स्टेट में चूंकि दोनों ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए वहाँ पे नेट स्पिन जो है वो 0 ना होके 1 होता है। और जब इस S की वैल्यू को स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आप डालोगे, पुट अप करोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 3। इसीलिए इस एक्साइटेड स्टेज को, जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है, उसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सिंगलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो अपोजिट होता है विद ईच अदर, और यहाँ ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और एक ही ऑर्बिटल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए हम 2 ही इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये तो रहा सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में। अब वापस चलते हैं अपने इस डायग्राम पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये पहली हाई एनर्जी स्टेज, एक्साइटेड स्टेज बताई है, इसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं, फर्स्ट सिंगलेट स्टेज। दूसरी जो एक्साइटेड स्टेज है इसको कहते हैं सेकंड सिंगलेट स्टेज, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू दोनों में ही 1 पाई जाती है, लेकिन जो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है इसकी एनर्जी कम है, इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जो ट्रिपलेट स्टेट होता है वो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट सिंगलेट स्टेट के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब इसकी एनर्जी, ट्रिपलेट स्टेट वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से तो ज़्यादा होती है, लेकिन फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से कम होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है इलेक्ट्रॉन के सामने। कंडीशन ये है कि मैंने मान लो पहले लाइट दी उसको ब्लू लाइट, राइट। कौन सी लाइट दी मैंने, ब्लू लाइट। ये है केस 1, ये हमेशा याद रखना। मैं 2 केस स्टडी करूंगा यहाँ पे। और दूसरी जो लाइट दी मैंने मान लो यहाँ पे, वो दी रेड लाइट, इसको कहूंगा मैं केस 2। मैं ब्लू और रेड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड्स में ही बात करनी है। तो पहले मैं बात करूंगा ब्लू लाइट के बारे में, कि हमने जो है यहाँ पे ब्लू लाइट दी, और ब्लू लाइट देने पे क्या होगा, आपको उस केस को स्टडी करना है। देखिए ब्लू लाइट जो है विबग्योर में कहाँ आती है, जब भी आप लिखोगे VIBGYOR, इसका मतलब ब्लू लाइट जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में आती है। इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ कंपैरेटिवली कम होता है और एनर्जी इसकी रेड की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। मैं इस ब्लू का रेड से तुलना कर रहा हूँ क्योंकि रेड सबसे लास्ट में आ रहा है, तो रेड सबसे लास्ट में है विबग्योर में। इसका मतलब यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। लेकिन जो ब्लू है यहाँ पे वेवलेंथ कंपैरेटिवली कम है रेड की तुलना में, तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जब आपने ब्लू लाइट दी तो ब्लू लाइट में रेड की तुलना में एनर्जी तो ज़्यादा होती है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सिंगलेट स्टेट के बजाय सेकंड सिंगलेट स्टेट तक पहुंचा देता है, क्योंकि ब्लू लाइट में एनर्जी ज़्यादा है। अब क्या होगा, सेकंड सिंगलेट स्टेज में इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक्साइटेड स्टेज में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी कम हो जाती है और वो ज़्यादा देर वहाँ रुकते नहीं है, वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सिंगलेट स्टेट से, चूंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की है उसने, तो जब सेकंड सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में आता है तो वो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये आपको दिखाई नहीं देगी, या तो ये हीट के रूप में रिलीज हो जाती है या सम अदर फॉर्म रिलीज हो जाती है, लेकिन ये विजिबल लाइट के रूप में आपको नहीं दिखेगी। इसको रेडिएशन लेस एमिशन कहते हैं। और यहाँ पे
जो है एनर्जी लॉस तो हुई है। जब वो सेकंड सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट सिंगलेट स्टेज में इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी तो रिलीज हुई है, लेकिन वो हीट या सम अदर फॉर्म हुई है, वो विजिबल लाइट के फॉर्म में आपको नहीं दिखेगी, मतलब रेडिएशन के रूप में वो वहां पे आपको नहीं दिखेगी। इसलिए इसको रेडिएशन लेस एमिशन कहते हैं, इस जोन में होने वाले एमिशन को। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अब फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में आ चुका है, तो तब यहाँ से 10⁻⁻² सेकेंड के बाद जब वो ग्राउंड स्टेज में आ रहा है, तो यहाँ पे जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो यहाँ पे वो विजिबल लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। और जब ये विजिबल लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई देती है तो इसी घटना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। सिंपल सा है कि फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है जब एनर्जी को रिलीज करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेज में आ रहा है, तो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को वो विजिबल लाइट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। इसी घटना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये तो था ब्लू लाइट का केस, राइट। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ फॉस्फोरेसेंस की बात नहीं की है मैंने बिल्कुल भी, अभी मैं सिर्फ फ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूँ। और फ्लोरेसेंस में भी मैं ब्लू लाइट का केस स्टडी किया है। अब मैं बात करता हूँ रेड लाइट की। मैं रेड लाइट में क्या होता है, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को रेड लाइट दोगे तो रेड लाइट में क्या है, एनर्जी तो कम है, राइट। और एनर्जी कम होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में तो पहुंचाता है, लेकिन वो सेकंड सिंगलेट स्टेज में ना पहुंचाने के बजाय वो सिर्फ फर्स्ट सिंगलेट स्टेज तक ही पहुंचा पाता है। और जो फर्स्ट सिंगलेट स्टेज है, यहाँ से वही 10⁻⁸ सेकंड के बाद जब वो वापस ग्राउंड स्टेज में आएगा तो वो भी एनर्जी को विजिबल लाइट के फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के रिलीज करेगा, और वो हमें विजिबल लाइट के फॉर्म में दिखती है, उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ब्लू और रेड में फ्लोरेसेंस हो ही रहा है, फिर आपने दोनों केस को अलग अलग क्यों लिया? दोनों में अंतर ये है कि ब्लू लाइट ने इलेक्ट्रॉन को सेकंड सिंगलेट स्टेज तक पहुंचाया है और रेड लाइट ने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ फर्स्ट सिंगलेट स्टेज तक पहुंचाया है। पहली चीज, पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये कि जब फ्लोरेसेंस होता है तो देखिए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब, चाहे वो ब्लू हो चाहे रेड हो, उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी वो विजिबल लाइट के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत एनर्जी किसी और फॉर्म में भी उसने रिलीज कर दी हो। तो कहने का मतलब है कि जितनी वेवलेंथ वाली लाइट उसने एब्जॉर्ब की थी वहाँ पे चूंकि और मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उसने लाइट एब्जॉर्ब की थी तब मान लो उस लाइट की वेवलेंथ थी λ0, लेकिन जो लाइट आपको यहाँ पे विजिबल लाइट के फॉर्म में दिख रही है, ये फ्लोरेसेंस के रूप में जो विजिबल लाइट आपको दिख रही है, इस वेवलेंथ को सपोज करो मैंने नाम दे दिया λf। तो λ0 और λf में क्या संबंध होगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो संबंध जो है वो ये होगा कि λf की वैल्यू जो है वो हमेशा λ0 से ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये कि भाई क्यों होती है, राइट। पहला कंक्लूजन तो ये देखो कि λf की वैल्यू λ0 से ज़्यादा होगी फ्लोरेसेंस में हमेशा, और ऑलवेज और है ये। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? देखिए, जितनी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी आप यहाँ रिलीज तो नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत एनर्जी आपने किसी और फॉर्म में भी रिलीज की होगी। तो इसीलिए जब एनर्जी आपकी उतनी नहीं आ रही है तो पहले की तुलना में एनर्जी क्या हुई, आपकी कम हुई है। और एनर्जी जब कम होती है तो लैम्बडा बढ़ जाता है। इसीलिए λf की वैल्यू λ0, जो जिस वेवलेंथ की लाइट आपने एब्जॉर्ब की थी उसको हमने λ0 कहा, और जिस वेवलेंथ की लाइट आप एमिट कर रहे हो उसको λf कहा फ्लोरेसेंस में। तो इसीलिए λf की वैल्यू λ0 से ऑलवेज ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एनर्जी आपको यहाँ लाइट की मिलेगी वो कम मिलेगी एज कम्पेयर टू जिस एनर्जी की लाइट आपने एब्जॉर्ब की थी। तो फ्लोरेसेंस में अगर आपने ब्लू कलर की लाइट दी है तो भी आपको यहाँ पे वो डीप कलर मिलेगा, क्योंकि राइट। दूसरा, आपने यहाँ पे जो कलर आपको दिख रहा है
वो उसकी जो एनर्जी है, जो लाइट यहाँ पे दिख रही है फ्लोरोसेंस में, उसकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब एनर्जी की तुलना में कम होती है, इसीलिए इनका लैम्बडा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो फ्लोरोसेंस में ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। अब बात आती है फॉस्फोरेसेंस। अच्छा, फ्लोरोसेंस में एक चीज़ और है, जैसे ही आप लाइट डालोगे इस इलेक्ट्रॉन पर, ये तुरंत जाएगा और 10⁻13 एंड 10⁻8 के बाद ये तुरंत वापस आएगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आपको नहीं मिलता, टाइम लैग नहीं मिलता। जैसे ही आप लाइट डालोगे थोड़ी देर तुरंत ही आपको फ्लोरोसेंस दिखने लगेगा। लेकिन फॉस्फोरेसेंस जो है वो थोड़ा सा एक अलग इवेंट है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे, तो जो इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेज है जिसको हमने ट्रिपलेट स्टेट कहा है, वो यहाँ पर रुक जाते हैं। सिंगलेट स्टेज से, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रिपलेट स्टेट में आना इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। और यहाँ पे भी एनर्जी तो लॉस कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी किसी भी विजिबल लाइट के फॉर्म में आपको दिखती नहीं है, ये हमेशा याद रखना। दूसरा ये कि यहाँ पे जब इस ट्रिपलेट स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नहीं रहेगा। ट्रिपलेट स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो यहाँ पे एनर्जी यहाँ भी रिलीज करेगा, और यहाँ पे जो एनर्जी जो लाइट रिलीज कर रहा, मान लो उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा पी। इस लैम्बडा पी की वैल्यू जो है वो भी लैम्बडा 0 से ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने फ्लोरोसेंस में पढ़ा था वही हम फॉस्फोरेसेंस में। लेकिन एक अंतर और है, अंतर ये है कि जो फॉस्फोरेसेंस है, जब यहाँ ट्रिपलेट स्टेज से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा था तो यहाँ पे वो तुरंत नहीं आता, यहाँ पे 10⁻³ सेकंड के बाद आता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लेट आ रहा है इलेक्ट्रॉन। फ्लोरोसेंस में 10⁻8 सेकंड मतलब तुरंत, ऑलमोस्ट तुरंत आ रहा है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस में ये जो है 10⁻³ सेकंड के बाद आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रोसेस। इसीलिए जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में भेजते हो और अगर वो फॉस्फोरेसेंस शो कर रहा है तो फॉस्फोरेसेंस तुरंत नहीं मिलता, सर्टेन टाइम के बाद आपको वहाँ पे दिखता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरेसेंस एक डिले प्रोसेस है। यहाँ पे 10⁻³ सेकंड के बाद वो ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेज में आ रहा है। तो यहाँ पे अब मैं, जैसे लैम्बडा एफ की वैल्यू लैम्बडा 0 से ज़्यादा होती है, वैसे ही ऑलवेज लैम्बडा पी की वैल्यू भी लैम्बडा 0 से ज़्यादा होगी, राइट। कारण वही है जो हमने फ्लोरोसेंस में पढ़ा था। अब एक चीज़ और, तीनों का आपस में संबंध क्या होगा, राइट। तो तीनों की अगर हम आपस में संबंध को देखें तो यहाँ पे लैम्बडा, जैसे जो P होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, लैम्बडा F जो है उसके बाद उसका नंबर आएगा, और सबसे जो कम वैल्यू है वो होगी लैम्बडा 0 की। मतलब जिस एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब की है वो तो है लैम्बडा 0, फ्लोरोसेंस में जो लाइट मिली है वो है लैम्बडा F, और जो फॉस्फोरेसेंस में मिली है वो है लैम्बडा पी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पाई जाती है वेवलेंथ की लैम्बडा पी में, फिर फ्लोरोसेंस में, फिर लैम्बडा 0 में। मतलब जिस लाइट को आपने एब्जॉर्ब किया है वो सबसे कम वेवलेंथ का होता है। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी, जब आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, और सबसे मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, जब वो फॉस्फोरेसेंस शो कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, फ्लोरोसेंस है वो डिले प्रोसेस है। मतलब फ्लोरोसेंस तो आपको तुरंत दिख जाएगा, फॉस्फोरेसेंस आपको तुरंत नहीं दिखेगा, वो थोड़ी देर बाद दिखेगा, क्योंकि 10⁻³ सेकंड के बाद वहाँ पर फॉस्फोरेसेंस दिखता है। अब ये फोटोसिंथेसिस में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट सिस्टम है वो भी कई बार फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें, जो पिगमेंट्स हैं उनमें इन विवो और इन विट्रो, अगर मैं इन विवो मतलब सेल के अंदर की बात करता हूं तो इन विवो होता है, और अगर मैं टेस्ट ट्यूब में अगर मैं बात करता हूं तो उसको मैं कहता हूं इन विट्रो। इन विवो जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस होता है वो बहुत कम होता है, 0.3 to 0.6% तक ही टोटल पाया जाता है।
जबकि जो इन विट्रो कंडीशन में अगर मैं इसको देखूं तो ये अप टू 30% तक आपको वहाँ पे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस देखने को मिल जाता है। तो अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस वो इन विवो और इन विट्रो में वेरी हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन विवो में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस कम होता है। तो होता क्या है, इन विवो मतलब सेल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स पिगमेंट के साथ जुड़ी रहती हैं और वो इनको फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस करने से रोकती हैं। इसीलिए इन विवो सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इन विट्रो में चूंकि वो प्रोटीन्स नहीं होती तो इसलिए यहाँ पर फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। एक चीज़ और, यहाँ पे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो हैं वो जो हैं आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एनर्जी का फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या कोरिलेशन है ये भी आपने देखा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी कलर की लाइट आप दो, राइट, फ्लोरोसेंस में हमेशा आपको रेड कलर मिलेगा, डीप रेड, और फॉस्फोरेसेंस में उससे भी ज़्यादा डीप मिलेगा, डीप रेड कलर मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैं अगर यूवी दे रहा हूँ तो भी मुझे रेड मिलेगा, मैं रेड दे रहा हूँ तो और ज़्यादा डीप रेड मिलेगा फ्लोरोसेंस में, फॉस्फोरेसेंस में उससे भी ज़्यादा डीप रेड मिलेगा क्योंकि एनर्जी और ज़्यादा कम हो गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ब्लू और जो रेड लाइट है उसका मैंने केस स्टडी आपके साथ कर ही ली। यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो ये ग्राउंड स्टेज है, ग्राउंड स्टेट जो है ये मान लो फर्स्ट सिंगलेट स्टेज, ये सेकंड सिंगलेट स्टेज, ये है ट्रिपलेट स्टेज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैंने मान लो इलेक्ट्रॉन को यूवी लाइट दिया, तो यूवी लाइट में तो और भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो तो हो सकता है ट्रिपलेट स्टेज तक, मतलब S3 तक पहुंचा दे इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से H2 में आएगा तो यहाँ भी लॉस करेगा, लेकिन यहाँ भी कोई लाइट नहीं दिखेगी आपको। यहाँ से H2 से S1 में आएगा तो यहाँ भी कोई लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन एनर्जी लॉस हो रही है। लेकिन जैसे ही S1 से वो किस में आएगा, ग्राउंड स्टेज में, S0 में, तो यहाँ पे जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो वो आपको विजिबल लाइट के रूप में दिखती है, और विजिबल लाइट में भी जो मैक्सिमम आपको वो कलर दिखेगा वो रेड होता है। तो आप यूवी भी दोगे तो भी आपको रेड कलर दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट मिल रही है वो तो आपको इस एनर्जी गैप वाली मिल रही है, ये एनर्जी गैप तो आपको मिला ही नहीं है। दूसरा, जब मान लो गलती से इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में आ गया और ट्रिपलेट से जब वो ग्राउंड में आएगा तो और ज़्यादा एनर्जी कम हो गई, मतलब वेवलेंथ फिर और बढ़ गया, मतलब रेड कलर की इंटेंसिटी और बढ़ गई, मतलब और ज़्यादा डीप रेड मिलेगा। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लेता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, पिगमेंट सिस्टम जब भी कभी लाइट को एब्जॉर्व करेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेज में जाता है, और एक्साइटेड स्टेज में जैसे मान लो क्लोरोफिल बी है, उसने लाइट को एब्जॉर्व किया और लाइट एब्जॉर्व करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेज में चला गया। क्लोरोफिल बी एक्साइटेड स्टेज में, हम इस तरीके से स्टार लगा रहे हैं। तो होता क्या है, फोटो सिस्टम में क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर आगे वैसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको वैसे ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेंटर में तो रिएक्शन सेंटर होता है, राइट, RC मतलब रिएक्शन सेंटर, जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाया जाता है। साइड में ये पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं ये इस तरीके से पाए जाते हैं और एंटीना कॉम्प्लेक्स इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मान लो इस क्लोरोफिल ने, इस पे लाइट पड़ी और इसने एब्जॉर्व किया, तो ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये नियर बाई इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरीके से फाइनली एनर्जी रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के पास पहुँच जाती है। तो कभी भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब भी कभी वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो ये एनर्जी को अपने नियर बाई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देगा, ये अपने नियर बाई को दे देगा, और फाइनली जो एनर्जी है वो अपने रिएक्शन सेंटर में, जहाँ पर रिएक्शंस होनी है वहाँ पहुँच जाती है, और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद। तो इस तरीके से एनर्जी के ट्रांसफर को कहते हैं हम इंडक्टिव रेजोनेंस। बाकी जब हम फोटो सिस्टम क्वांटासम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल, यहाँ बस आप अभी ब्रीफ में इतना ही ध्यान रखिए। तीसरा जो इवेंट हो सकता है, जब भी कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्व करेगा
तो वो एक्साइटेड स्टेज में जाएगा और एक्साइटेड स्टेज में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद फोटोकेमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। और इस तरीके की जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं रिएक्शन सेंटर में। जो भी फोटो सिस्टम पाए जाते हैं उनके सेंटर में एक रिएक्शन सेंटर होता है और इनिशिएट एट रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर जो होता है, रिएक्शन सेंटर किसी भी फोटो सिस्टम का हो, वहाँ पे क्लोरोफिल ए ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है, किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर है, वो आगे हम देखेंगे जब भी हम फोटो सिस्टम पढ़ेंगे 1 और 2 एंड क्वांटासोम कंसेप्ट, एंटीना कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे इस सारी चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कहते हैं कि जब भी कभी रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो एनर्जी उसके पास कैसे भी आ रही हो, चाहे तो उसने सीधे एब्जॉर्ब किया या इंडक्टिव रेजोनेंस से आ रही हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और ये रिलीज इलेक्ट्रॉन आगे चल के रिएक्शंस को इनिशिएट कर देता है, जिसको हम फोटो फॉस्फोरिलेशन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो इस तरीके की घटना अगर हो रही है तो इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों में पाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें ये देखा कि जब भी कभी किसी पिगमेंट सिस्टम पे एनर्जी डाली जाती है तो वो पिगमेंट सिस्टम किस तरीके के 3 डिफरेंट फेट भविष्य जो है वो दिखाता है। हमने पहला देखा फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस, दूसरा देखा इंडक्टिव रेजोनेंस, तीसरा देखा फोटोकेमिकल रिएक्शन। इंडक्टिव रेजोनेंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हमने बहुत ज़्यादा भी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि आगे फोटो सिस्टम हम जब भी पढ़ेंगे वहाँ पे उनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस एंड लाइट का जो एक केमिकल पार्ट था उसको हमने पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम पिगमेंट के बारे में बात करेंगे, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, राइट, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।